प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की गठबंधन सरकार ने आज इस प्रदेश के लोगों को बेबस कर दिया है। इस प्रदेश की इस सरकार को आने वाले चुनाव में जमानतें जब्त करके उनको सत्ता से बाहर करने का मन बना चुका है, क्योंकि आज प्रदेश का हर वर्ग बेरोजगारी में प्रदेश को नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस सरकार की कार्यशैली। आज किसान बदहाल हालत में सड़कों पर बैठा है। आज प्रदेश का कर्मचारी, हर विभाग का कर्मचारी अपनी किसी न किसी मांगों को लेकर हर रोज धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम इन्होंने ढर्रा बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उस ढांचे का जो एक तीसरा स्तंभ माना जाता था पंचायत, उस पंचायती राज को इस सरकार ने खत्म करने का काम किया, उसकी पावर छीन। आज प्रदेश की आशा वर्कर हों, चाहे मनरेगा के मेट हों, या चाहे कलरक हों, या और विभाग के कर्मचारी, सभी आपने देखा हो कल मनरेगा के उन मेटों को जबरदस्ती जो अपना मांगों के लिए धरना प्रदर्शन चंडीगढ़ में कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने का काम ही सरकार ने किया है। यानी गरीब का, कुचले का, कर्मचारी का, व्यापारी का, किसान का, मजदूर का और युवाओं का तो सबसे बुरा हाल आज प्रदेश के अंदर हो चुका है। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी और प्रदेश के अंदर ये लूट और झूठ की राजनीति आज प्रदेश को इतने कर्ज में डुबो दिया है कि आने वाले समय में प्रदेश की हालात ये बद से बदतर हो जाएंगे। शायद कर्मचारियों की सैलरी देने का भी हालात में प्रदेश नहीं बचेगा। और आज जो प्रदेश में हालात हैं, प्रदेश के जो विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, उनको इस प्रदेश की तकलीफों से मतलब नहीं है, उस मुद्दों से मतलब नहीं है। वो आपस में लड़ रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए, अपने बेटों को सत्ता की कुर्सी तक कैसे पहुंचा सके। हर रोज अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। पार्टियों का, संगठन का मर्यादा होती है, वो कहीं भी हर कोई अपने आप को सर्वोपरि समझकर, अपने आप को मुखिया समझकर अनेकों स्टेटमेंट जो है ना, कांग्रेस के दिग्गज नेता हर रोज मीडिया के सामने रूबरू है। तो आज प्रदेश का जो जनता है वो हताश और निराश है। वो सोचने में मजबूर है कि हम जाएं तो जा पाएं। आज से 9 साल पहले जिस भाजपा की सरकार को कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर वो सत्ता में लेके आए थे, लेकिन भाजपा जजपा की सरकारों ने अपनी नीतियों की वजह से सारी सीमाएं पार कर दी। आज प्रदेश जो है ना भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुका है। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। आज प्रदेश लूट और झूठ के कारणों में नंबर 1 बन चुका है। प्रदेश महंगाई में नंबर 1 हो चुका है। और प्रदेश आज देश के सबसे अनसेफ स्टेट के अंदर नंबर 1 पे पहुंच चुका है। इस प्रदेश की भाईचारे की आपसी मिसाल दी जाती थी, आज ये सबसे हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ। ऐसी स्थिति में कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन उद्योगपति आएगा। ये बात करते हैं 75% प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने की, ये कोई उद्योग और बड़े इंडस्ट्री नहीं लगेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कहाँ से करेंगे। इस 9 साल के दौरान आप सब गवाह, मीडिया के साथी, कौन सा ऐसा नहीं कोई कंपनी बड़ी आपके हिसार केंद्रीय जिले के अंदर आई है जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने की बात है। तो आज जिस प्रकार के दौर से, हालात से प्रदेश गुजर रहा है, उन सब बातों को लेकर आपने देखा पिछले दिनों मैंने एक पदयात्रा निकाली थी और लोगों से विचार विमर्श करके उस टेम्परामेंट को जानने का प्रयास किया था कि आज किस दौर में, किस सोच के साथ लोग इस सरकार के बारे में विचार कर रहे हैं। तो मैंने लगभग नांगल चौधरी से लेकर पंचकुला तक 10 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मेरी यात्रा गई थी और लगभग 40 के करीब विधानसभाओं से मैं उस यात्रा को लेकर गुजरा था। और लोगों का जिस प्रकार के हालात मैंने देखे, उनसे चर्चा की, आज प्रदेश का हाल बद से बदतर हो गया है। प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है
कि मैं विधानसभा में सारे मुद्दे उठाता हूं, आप सब देखते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जिस प्रकार के हालात वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का देखने को मिलता, शेरो शायरी, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा ना होके सिर्फ एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी और लांछन लगाने का काम होता है। उस पीड़ा को देखकर मैंने लोगों के बीच जाकर ये निर्णय लिया, जब तक किसान, मजदूर और कमीरे वर्ग के, युवा वर्ग की भागीदारी इस राजनीति में नहीं होगी, तब तक ये हालात नहीं सुधर सकते। आज राजनीति को बिजनेस बना लिया। आप देखिए, हर पार्टी जो एक दूसरे को सदियों से गाली देते आ रहे थे, उन नेताओं को, पार्टियों में, आज वो उनके साथ मिलने की होड़ लगाए बैठे हैं। उनको कहते हैं हम गठबंधन करेंगे, उनके साथ मिलकर उस यूनिट में शामिल होने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है आज लोगों के मन में ये चीज़ आ चुकी है, वो इस बात को अच्छी तरह पहचान चुके हैं कि ये पार्टी और इनके ये नेता, ये राजघराने, इनको सिर्फ सत्ता का लालच है, सत्ता चाहिए, वो किसी भी रूप में। कि प्रदेश के लोगों की, प्रदेश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है, और ये अपने चाटुकार गुलामों को टिकट देकर अपने साथ ले जाते हैं। उस पीड़ा को देखकर हमने पूरे प्रदेश के लोगों से, युवाओं से चर्चा करके निर्णय लिया कि जब तक किसान के, मजदूर के, पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान युवाओं की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, तब तक ये प्रदेश का भला नहीं हो सकता। उसी को लेकर हमने एक हरियाणा जनसेवक पार्टी का गठन करवाया। जनसेवा की सोच के लोगों को इकट्ठा करके उस पार्टी का गठन किया, और उसमें प्रदेश के किसान, मजदूर के दर्द को समझने वाले युवाओं को, जो पढ़े लिखे ऊर्जावान हो, उनको पार्टी का टिकट देकर उस विधानसभा में ले जाने का काम किया। इसी के संदर्भ में मैंने जींद के अंदर एक रैली रखी 1 नवंबर की, उस प्रदेश को एक नया दिशा और दशा देने के लिए। इस प्रदेश के लोगों को, इस कांग्रेस को वो देख चुके हैं, इस भाजपा के राज को देख चुके हैं, इस चौटाला बंधु के, इस नए युवराजों के राज को, जो बड़ी बड़ी बातें करके भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम का नारा देकर इस सत्ता में आए थे, और उसी भाजपा की गोदी में बैठकर आज 4 साल से इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इन सभी से पीछा छुड़वाने के लिए हमने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई, और उसका आगाज 1 नवंबर से करने वाले थे, लेकिन 1 नवंबर का दिन हमारे सनातन धर्म में हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट दिन है। उस दिन जो व्रत रखा जाता है वो हमारे महिलाओं के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण, करवा चौथ का व्रत। इसकी वजह से कल हमने, मेरे पास करीबन 300-400 मेरे क्षेत्र की महिलाएं आई, उन्होंने निवेदन किया, उन माताओं बहनों ने, उनके निवेदन को इस 1 नवंबर की रैली को हमने जो ना आगे स्थानांतरित करके 19 नवंबर को रैली करने का निर्णय लिया, ताकि वो महिलाएं, वो माता शक्ति की मेरी सबसे बड़ी ताकत वो माताएं और वो बहनें हैं। आप सब जानते हैं, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, और मेरा मेन एजेंडा उस महिला सशक्तिकरण को, उसको आगे बढ़ाने को, उसको शिक्षित करने के ऊपर, ये मेरा सबसे प्रमुख एजेंडा मैं लेके चल रहा हूँ, जिसे आप सब जानते हैं। उसके तहत हमने 19 नवंबर को उस रैली को, समय और स्थान वही रहेगा, जींद का एकलव्य स्टेडियम। उसके लिए हमने आज आपके माध्यम से इस हिसार के लोगों को, प्रदेश के लोगों को निमंत्रण देने के लिए, बुलावा देने के लिए, और आप सभी मीडिया के साथियों को भी निमंत्रण देने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और सरकार की गलत नीतियों से आज प्रदेश के हालात जो दूर से गुजरे हैं उसके रूबरू आपसे करवाने के लिए मैंने प्रेस आपके कोई सवाल कौन साहब, आपने बयान दिया प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं उसमें विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने बताया ना, प्रदेश में विपक्ष की भूमिका, प्रदेश में आज जो विपक्ष बैठा है वो आज सिवाय वहाँ चूहे बिल्ली का खेल खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। आप सब देखते हैं वहाँ विधानसभा में जो मुद्दे जिस प्रकार से विपक्ष के उठाने चाहिए वो ऐसा कुछ नहीं उठाता। वो सब अंदर से मिले हुए हैं, एक दूसरे का वो शेरो शायरी करके विधानसभा के अंदर इस प्रदेश के लोगों का मजाक बना रहे हैं। तो कुंडू साहब, क्या आपकी हरियाणा जनसेवा पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, और जैसे जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लेकर दोबारा भाजपा के में बैठ गई थी, क्या आप भी कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाकर रखेंगे, या उसी तर्ज पे चल के फिर सत्ता का स्वाद चखेंगे? मैं आपसे वादा करता हूँ, सत्ता का सुख भोगना होता तो अभी मुझे 3 साल हो गए होते मंत्री बने हुए। मेरे पास पिछले 3 साल से ज़्यादा से मंत्री बनने के अनेकों ऑफर
कैबिनेट मंत्री का। मैं चाहता तो आपके यहीं के गोपाल कांडे की तरह मैं बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काट कर हाउसेज बना के पैसे लूट सकता था, लेकिन मैंने इस बात को प्रूव किया है। मैंने इस बात को सबूत दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि बलराज कुंडू राजनीति में सेवा करने की सोच लेकर आया है। मैं अकेला विधायक, इंडिपेंडेंट विधायक, हिंदुस्तान का पहला एग्जाम्पल होगा जो सरकार ताज़ा सरकार बनी है, मात्र 3-3.5 महीने के बाद उस सरकार की गलत नीतियों को देखकर उसके खिलाफ विपक्ष का बिगुल बजा के मैं आज तक खड़ा हूँ। कुंडू साहब, एक सवाल हो रहा है कि जैसा कि कहते हैं कि ओवैसीउद्दीन ओवैसी अमित शाह के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन गुप्त तरीके से करते हैं। आपके राजनीतिक पंडित यही अनुमान लगा रहे हैं कि आपका भी कोई अंदरूनी कोई ऐसा कुछ है साठगांठ या इस प्रकार की कि भाई एक वर्ग विशेष का वोट बैंक जो कि बीजेपी के साथ नहीं है और ना मिलने वाला, चाहे वो किसान वर्ग हो चाहे और हो, तो उसको एक अलग करने के लिए, कांग्रेस से अलग करने के लिए या दूसरी पार्टियों से अलग करने के लिए आपको मैदान में उतारा है। क्या ऐसी कुछ बात है? बलराज कुंडू किसी का मोहरा बन के आज तक काम नहीं किया। बलराज कुंडू अपने विवेक से और ईमानदारी से और सच्चाई से उस जज्बे को लेकर जो आज लड़ाई लड़ रहा हूँ। कभी मुझे सुनने को मिलता है, कल एक पत्रकार साथी का मेरे को जब वो था कि आपको जो ना लोग कहते हैं हुड्डा की बी टीम के रूप में आप वहाँ काम कर रहे हो और बाद में हुड्डा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। कभी मुझे लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। तो ये तो लोग जानेंगे। इस प्रकार के लांछन अलग अलग जगह लगते हैं, लेकिन इन बातों से ना मैं रुकने वाला हूँ ना घबराने वाला हूँ। मैं ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई, इस प्रदेश को जगाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। मेरी लड़ाई है इस प्रदेश के युवा को खुशहाल कैसे किया जाए, उसको रोजगार कैसे दिया जाए। आज वो नशे की तरफ और अपराध की तरफ जा रहा है, उसकी चिंता लेकर मैं निकला हूँ। आपकी पार्टी सभी 90 सीटों में मैं चुनाव लड़ूंगा जितने अच्छे और ईमानदार जनसेवा की सोच के लोग मुझे मिलेंगे। अगर वो 10 लोग मिलेंगे तो 10 को टिकट पे लड़ाऊंगा। अगर 20 मिलेंगे तो 20 को लड़ाएंगे, 50 मिलेंगे तो 50 को लड़ाएंगे और 90 मिले तो 90 को लड़ाएंगे। बाकी पार्टियों ऐसे टिकट का बंदरबाट नहीं करनी, कोई भी आ जाओ टिकट ले जाओ। मैं लोगों से वास्तविकता चर्चा करके, वास्तविकता की फीडबैक लेके, जिसको लोग चाहेंगे, जनता के नुमाइंदे मेरी पार्टी के कैंडिडेट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। जींद में 2 साल बेमिसाल। यस, बिल्कुल सही बोलती है। वो बेमिसाल जिसको हरियाणा प्रदेश कभी नहीं भूल पाएगा। वो बेमिसाल जिसमें हरियाणा के युवाओं को जिस लाइन में खड़ा कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश का बीटेक, एमटेक हाईली क्वालिफाइड बच्चे को उन्होंने डी ग्रुप की चपरासी की नौकरी की लाइन में लगा दिया है। और आज वो हाईली क्वालिफाइड बच्चा एक डी ग्रुप की नौकरी करके एक 10वीं 12वीं पास कर रख के कब धोने में मजबूर है, जो हर रोज उसकी हत्या होती है। ये बेमिसाल दिन है। आज प्रदेश का वो बुजुर्ग जिसकी सम्मान पेंशन दी जाती थी, उसकी पेंशनें काटकर उसको आज बेसहारा करने का बेमिसाल काम किया इस भाजपा सरकार। इस भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और को चरम सीमा पर पहुंचाकर इस प्रदेश के लोगों को बदहाल करने का काम किया। ये बेमिसाल दिन दी है, इसको कभी नहीं भूलेगा हरियाणा प्रदेश। कांग्रेस भी काफी सारे डिप्टी सीएम बनाना चाहती है सर, किस प्रकार देखते हैं? मैंने कहा वो तो उनकी तो लड़ाई इस बात की है, हर रोज जो है ना रोज स्टेटमेंट बदल जाते हैं। अब की बार डिप्टी सीएम और सीएम कौन बनेगा ये नेता डिसाइड नहीं, इस प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। वो अपने बेटों को, जो उनके दर्द को समझने वाला हो, उसको किसी नेता और पार्टी के गुलामों को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। अब की बार जो बनेंगे वो प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। उनके अपने बेटे उनकी दर्द और तकलीफ के समझने वाले ही आगे आएंगे। जींद में रैली रखने का मुख्य कारण क्या है जी? जींद में रैली रखने का मुख्य कारण? जींद इस प्रदेश का हार्ट है, सेंटर ऑफ द हरियाणा है, और वहाँ से जो वेव्स जाती है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के जाती है। और जींद के लोगों को ये राजनीतिक दल जो पिछले से इनको पहला फुसला कर रहे हैं, उन लोगों को जागरूक करना सबसे जरूरी है, क्योंकि उनका फायदा उठाकर जजपा की पार्टी ने भी वहीं से उन लोगों को बढ़ाया। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को सावधान सजग करना। वो भोले भाले ईमानदार छवि के लोग हैं, अच्छी आत्मा के लोग हैं, उनको भी बड़े बड़े सपने दिखाते थे। तो सपने बेचने वालों की सच्चाई बताकर उस जींद से ही उस क्रांति का हमने आगाज किया है। क्या विधानसभा की तरह लोकसभा की सभी 10 सीटें आप लड़ेंगे प्रमुखता से? देखिए, लोकसभा का मैंने अभी निर्णय लेना है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से भाजपा को कोई बेनिफिट, जिसको आप ये कहते हैं कि मेरे उस कैंडिडेट उतारने से मेरा पहला उद्देश्य है भाजपा और जजपा को इस प्रदेश से नामो निशान मिटाना। बीजेपी भी यही कहती थी कि जमुना पार हम भेजेंगे, लेकिन लोगों के साथ में धोखा हुआ। दोबारा आपके ऊपर कैसे विश्वास करें लोग? बिल्कुल इस बात का, आपकी बात को मैं एकदम से सटीक मानता हूँ। ये जवाब आज प्रदेश के हर व्यक्ति का, हर हरियाणा वासी के
का जो है ना इन राजनीतिक नेताओं के और उनकी पार्टियों से विश्वास उठ चुका है, लेकिन बलराज कुंडू ने उस बात को प्रूव करके दिखाया है। वो क्यों विश्वास करेंगे? मैं धरातल से उठकर फौजी और किसान का बेटा हूँ। मैं चाहता तो आज मैं भी कैबिनेट मंत्री बना होता, मैं चाहता तो आज मैं भी बड़ी बड़ी कॉलोनी काटकर हजारों करोड़ रुपए करता। मैंने ये प्रूव किया है। मैंने मात्र 3.5 महीने की सरकार को टुकरा कर उसके खिलाफ बगल बजाकर इन लोगों की आवाज बनकर मैंने उस बात को प्रूव करने का काम किया। मैं चाहता तो हजारों करोड़ रुपए कमा लेता। इस बात को प्रूव करके मैंने क्या कमाया है? मेरे ऊपर रेड पड़ी, कितना नुकसान हुआ सब जानते पूरे हरियाणा के। 9 मुकदमे झूठे मेरे ऊपर दायर करे, लेकिन मैं डरा नहीं और चुका नहीं, क्योंकि मेरे साथ ताकत है मेरी सच्चाई की, मेरे लोगों के विश्वास की। उस विश्वास और आज हरियाणा प्रदेश में मात्र 4 साल नहीं हुए मुझे। मैं तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ा भी नहीं, सोची भी नहीं, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। आज 4 साल, 24 अक्टूबर को 4 साल होंगे। इस 4 साल के अंदर आप जाकर कहीं पूछिए, आज बलराज कुंडू एक विधायक को कौन पूछता है? 90 विधायक चक्कर काटते हैं। आज बलराज कुंडू आज इतनी मीडिया क्यों आई? कुछ तो कमाया है मैंने अपने आप को प्रूव करने का काम किया। इतने ये युवा साथी मेरे स्वागत में यहाँ आए हैं, मैं तो इनको जानता नहीं। सारे मेरी में 80% फर्स्ट टाइम 90 पहली बार मिल रहे हैं। क्यों आए? क्योंकि मैंने कुछ करके दिखाया, हर एक जज्बा लोगों के सामने रखा है। ये आपकी बात एकदम से सही है कि आज इन नेताओं की कार्यशैली, इनके झूठे सपने दिखाने की वजह से लोगों का विश्वास उठ चुका है, लेकिन उस विश्वास को बहाल करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं मुख्यमंत्री के बनने के लिए नहीं, लोगों को जगाने के लिए इस राजनीति में आया हूँ। मैंने पार्टी लोगों की पार्टी, उनके बेटों की पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं है। मैं तो उसमें कुछ भी नहीं, मैं ये पार्टी और इसको लेके चला हूँ। इन मठाधीश ये रजवाड़े बन गए, राजघराने। पहले उनका परदादा था, फिर उनका दादा, उनका बाप, अब वो आगे उनकी औलादें। इस प्रथा को खत्म करने के लिए, इस लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो राजघराने 4-5 हो गए, इनके बाप दादा ने कौन से बिजनेस किए हैं जो आज इनके लाखों करोड़ों की संपत्तियों में, इनकी लाखों हजार करोड़ के महलों में रहते हैं, कई करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं? कौन से बिजनेस कारखाने चलते हैं इनके? ये बताने के लिए, इन लोगों को जगाने के लिए मैं राजनीति में आया। 2 IAS जो है रिश्वतखोरी मामले में पकड़ गए हैं, जो कौशल विकास निगम में नौकरी लगवाने हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तंत्र पूरी तरह इस राजनीति की गिरफ्त में आ चुका है। शासन और प्रशासन मिलके ही इस लूट को कर रहे हैं, और इस लूट की दुकान को बंद करने के लिए पढ़े लिखे, बुद्धिमान, ऊर्जावान समाज के प्रबुद्धजन लोग जब तक इस राजनीति में नहीं आएंगे तब तक की व्यवस्था नहीं होगी। उसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आज पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। नौकरी के मामले में बोला गया था कि कोई मतलब रिश्वतखोरी नहीं होगी हरियाणा में, फिर भी IAS से बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। मैंने कहा है ना, प्रशासन और शासन मिलके ही ये दुकान चलाते हैं। इनमें से कोई भी एक अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज करेगा तो ये चीजें नहीं चल सकती। ऐसा सवाल ये भी है, बिना खर्ची बिना पर्ची की एडवर्टीजमेंट हो, उसके बारे में इस बात को तो पूरा प्रदेश देख रहा है। वो बिना पर्ची वाली जो ब्रीफ केसेस जो है ना HPSC के अंदर मिलना, उसको वो सारी चीजें दर्शाता है। आज जो है ना हरियाणा प्रदेश को इस लायक खड़ा कर दिया कि UPSC के अंदर जो है बाहर के लोगों को चेयरमैन बना कर, आज जो है ना पोस्टें कितनी थी, मात्र 60-61 उनको क्वालिफाई किया जाता है। ये नकारा बन दिया, बाहर के लोगों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें खर्ची पर्ची सब पता चलता है, हाहाकार मचा हुआ। तो साहब, आप प्रदेश सरकार के खिलाफ आप पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। क्या मोदी सरकार ठीक काम कर रही है क्या आपकी नजर में? क्या कहेंगे? मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। प्रदेश मैं इस लेवल पे नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। भाजपा की नीतियों की वजह से आज देश और प्रदेश बद से बदतर हालात में हो गए हैं। अग्निवीर उसी भाजपा की देन है। आज अग्निवीर में हमारे युवाओं को एक बड़ी उम्मीद आस होती थी। आज उस अग्निवीर को 4 साल का एक ट्रेनिंग पीरियड बनाकर अदानी अंबानी के लिए फौजें तैयार कर रही है भाजपा की सरकार। ये सब जानने लगे, पहचान रहे हैं। इन सबको जो है ना सबक सिखाने का निर्णय प्रदेश और देश की जनता ले चुकी है, और आने वाले चुनाव में आप सबको समझ सकेंगे। तो साहब, एक सवाल था, मेरी जो कांग्रेस है उन्होंने खास मुद्दे में कहा भी पेंशन है वो बढ़ाएंगे और जो स्टैंडर्ड रेट है वो कम करेंगे। आपका क्या मैन मुद्दा रहेगा, मैन नीतियाँ क्या रहेगी? मैं लोगों को एक बात कहता हूँ, और इस बात के लिए सुनिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। ये मुद्दा आपकी जब तक हमारे देश में ये सिस्टम नहीं बदलेगा, उस कांग्रेस ने 10 साल राज किया इस भाजपा से पहले। मैं पूछना चाहता हूँ उस कांग्रेस से, और मैं अपने हरियाणा वासियों से कहना चाहता हूँ, वो इनसे एक सवाल करें जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं हमारे को चीफ मिनिस्टर बना, हम ये देंगे। उनसे ये पूछिए तो उस 10 साल के राज में कोई एक ऐसी चीज की गिनती करा जिसको सदियों तक याद किया जाएगा। है उनके पास कोई जवाब? हर बार ये कहते मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं ये दूंगा। आप पहले मुख्यमंत्री 10 साल रहे हैं, आपने क्या दिया? जब तक हरियाणा के लोग ये सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे, ये तो कोई भी आप भी कह सकते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं दूंगा। ये कोई बात नहीं। इस प्रकार के झूठे सपने दिखाने इनको तभी बंद हो सकते हैं जब प्रदेश के लोग और प्रदेश का युवा, उनसे मेरी खासकर अपील है कि वो प्रदेश का युवा ये सवाल नेताओं और इनके बेटों से करना शुरू करे कि आप बताइए, पहले आपने राज किया है, उस राज के दौरान आपने ऐसा क्या स्पेशल जिसको सदियों तक याद किया जाएगा। पार्टी का मैनिफेस्टो हम 19 नवंबर को जारी करेंगे सबके बीच में। अपना रोड मैप, किस उद्देश्य को लेकर हमने पार्टी बनाई, क्यों पार्टी बनाई, उसका मैनिफेस्टो क्या होगा, उसके आगे प्लानिंग और रोड मैप क्या होगा, 19 नवंबर को जींद में आप सबके सामने। सर, वोट आपको वोट देने के लिए वे क्या सोच के दिया जाए आपको वोट? कोई भाई ये चीज है, मतलब आपकी खास नीति क्या रहेगी, किस चीज पर आप? मैं मांग ही नहीं रहा वो। मैं ये कह रहा हूं लोगों से, आप अपने उस बेटा बेटी को वोट देकर चुन के आगे लेके आइए जो आपके दर्द और तकलीफ को समझता हो, जो आपके लिए उस विधानसभा और लोकसभा में जाकर लड़ाई लड़े ईमानदारी और निष्ठा के साथ, जो ना बिकेर ना झुके। ऐसे उनके बेटा बेटी को तैयार करने खास मुद्दे क्या रहेंगे आपको? सब पता है ना मुद्दे। आप मीडिया के साथी हो, आज हर चीज पे मुद्दा है, हर बात पे एजुकेशन। आज स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लूट, भ्रष्टाचार, अपराध, आज नशे का किस प्रकार के दौर से हमारा युवा गुजर रहा है। ये सब है ना मुद्दे ही मुद्दे। हर एक में आपने आज अपने संगठन का विस्तार करते हुए मेरे साथ हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष है एडवोकेट रजनीश वशिष्ठ जी, और उसी कड़ी में आज हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपने यहाँ जिला अध्यक्ष के रूप में हिसार जिले के युवा टीम के हमारे भाई दीपक ढांडा को जिला अध्यक्ष बनाने की उन्होंने घोषणा कर दी है। हमारी युवा टीम भी ऐसी है जो नॉन पॉलिटिकल है, उस धरातल को जानने वाली है। ये वो लोग नहीं खड़े कर रहे जो नेताओं के जिंदाबाद मुद्दाबाद करने वाले सोच वाले हो। ये सारे वो धरातल के वो युवा हैं जो उस तकलीफ और दर्द को समझकर उस धरातल के युवा को इकट्ठा करके उस युवा की लड़ाई लड़ने के लिए ये हमें मेरे साथ मेरी टीम के साथ मैं भाई दीपक ढांडा को बहुत बधाई देता हूँ। और आज की आप सबको नवरात्रि की माँ भगवती के पहले नवरात्रि की भी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आज पहले नवरात्रि पर एक अहम जिम्मेवारी, क्योंकि युवा देश और प्रदेश का भविष्य है, उसको जिले की जिम्मेवारी हम अपने छोटे भाई को देते हैं और इनको शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं नवरात्रि की। और आशा करता हूं ये हम सब मिलकर इस प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश के युवा के भविष्य के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़कर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम।